1 घंटा पहले आसमान बिल्कुल शांत नीले रंग का था। अब ये एक राक्षस बन गया था। काले बादल गुस्से वाली एनर्जी के साथ स्वर्लिंग कर रहे थे, छोटे चार्टर्ड प्लेन को पूरा निगल रहे थे। अंदर यात्रियों ने अपनी सांसें रोक ली। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी फीरी हुई आंखों से देखा। टर्बुलेंस एक जेंटल शेक के रूप में शुरू हुआ, उनकी जर्नी में एक छोटी सी असुविधा, लेकिन यह एक भयानक झटके में बदल गया। एक जानवर जो मेटल बर्ड को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। पायलट की आवाज, जो कभी प्रोफेशनलिज्म की शांत बीकन थी, इंटरकॉम पर क्रैकल कर रही थी, एक टेंशन से भरी हुई थी जिसने हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म की बात की, एक वेदर सिस्टम जो कहीं से भी आ गया था। सच्चाई कहीं जमीमोरा या फियर आवनी थी। वे खो गए थे। इंजन प्रोटेस्ट में चीख रहे थे। प्लेन एक फ्यूरियस जायंट के हाथों में एक खिलौना था। हर डिप और लर्च ने उनके फेफड़ों से हवा चुरा ली। उसकी जगह डर का एक कोल्डा मेटेलिक स्वाद भर दिया। छोटी ओवल विंडोज के बाहर केओस से भरा ग्रे और सफेद रंग का ब्लर था। बिजली चमकी मॉन्स्ट्रस चर्निंग क्लाउड्स को एक टेरिफाइंग स्प्लिट सेकंड के लिए रोशन कर दिया। तूफान सिर्फ उनके आसपास नहीं था, ये उनके अंदर था। पैनिक और प्रेयर का एक टेम्पेस्ट। रडार एक डेड स्क्रीन था। रेडियो स्टैटिक की एक हिस्स था। वे अंधे होकर उड़ रहे थे। जीवन का एक छोटा इनसिग्निफिकेंट स्पेक एक अनफॉरगिविंग और एंग्री स्काई से होकर गुजर रहा था। उम्मीद एक तूफान में टिमटिमाती मोमबत्ती थी। एक अचानक भयानक गिरावट। केबिन में एक कलेक्टिव गास्प गूंज उठा। स्ट्रेस्ड मेटल के कराहने की आवाज इनएविटेबल की प्रील्यूड थी। कॉकपिट के दरवाजे पर वार्निंग लाइट्स फ्रैंटिक डाइंग हार्ट बीट्स की तरह चमके। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे गोस्टली एपरिशंस की तरह झूल रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं। वे जम गए थे, गिरने के रॉ प्राइमल टेरर से पैरालाइज्ड हो गए थे। बाहर की दुनिया जैगेड बर्फ से ढकी इंजरियों का एक नाइटमेयर थी, जो बिजली की चमक में दिखाई देती और गायब हो जाती थी। वे अब उड़ नहीं रहे थे, वे प्लमेट कर रहे थे। पहाड़ अब सिर्फ सीनरी नहीं थे, वे दुश्मन थे। स्टोनी इंडिफरेंस के साथ उनसे मिलने के लिए ऊपर उठ रहे थे। अंतिम क्षण केओस की एक सिम्फनी थे। इंजनों की स्क्रीच, खिड़कियों का शैटरिंग, हवा के रोर से निगली गई डेस्परेट क्राइज। एक अंतिम बोन जारिंग इम्पैक्ट। दुनिया स्पिनिंग मेटल, आग और अंधेरे का एक वायलेंट कैलेडोस्कोप बन गई। फिर एक अचानक ब्रूटल स्टॉप। शोर बंद हो गया। उसकी जगह एक एब्सोल्यूट प्रोफाउंड साइलेंस छा गई। तूफान अभी भी बाहर रेजिंग कर रहा था, लेकिन मैंगल्ड फ्यूसेलाज के अंदर केवल अंत की स्टिलनेस थी, या शायद एक नई हॉरिफिक शुरुआत की स्टिलनेस। केबिन को कंज्यूम करने वाला अंधेरा एब्सोल्यूट था, एक वॉइड जहां कभी जीवन था। आसमान काला हो गया था और वह उन्हें अपने साथ ले गया था। सबसे पहले दर्द वापस आया, एक डल थ्रॉबिंग एक जो धीरे धीरे दिमाग की चार दीवारी में एक तेज चीख में बदल गया। फिर ठंड आई, एक गहरी काटने वाली ठंड जो फटे कपड़ों से रिस कर हड्डियों में जम गई। अंधेरा पूरा था, एक मोटी सफोकेटिंग चादर जो कोई आराम नहीं देती थी। बहुत देर तक केवल सन्नाटा था, किसी शांत रात का पीसफुल सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारी ऑप्रेसिव सन्नाटा। यह एक कब्र का सन्नाटा था, जिसमें इस बात के अनकहे सवाल भरे थे कि कौन जिंदा था और कौन नहीं। इस कोल्डे अंधेरे शून्य में अपने दिल की फ्रैंटिक धड़कन ही अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण थी। धीरे धीरे एक कराहट ने सन्नाटे को तोड़ा, फिर एक और। ये आवाज़ें मलबे में जीवन के छोटे नाजुक संकेत थीं। जूलियन नाम का एक आदमी, एक भूविज्ञानी जो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, उद्देश्य के साथ हिलने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी बांह टूट गई थी। हड्डी का एक जैगेड टुकड़ा उसकी त्वचा के खिलाफ दब रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। उसने अंधेरे में टटोला। उसकी उंगलियां कोल्डे धातु और फटे अपहोल्स्टरी से छू रही थीं। हवा जेट ईंधन की गंध और कुछ मेटलिक और अनसेटलिंगली ऑर्गेनिक से मोटी थी। सन्नाटा खाली नहीं था, यह उन आवाज़ों के गोश्तन से भरा था जो पहले आई थी। चीखें, दुर्घटना, अचानक हिंसक अंत। जूलियन को अपने कैरी ऑन बैग में एक छोटी टॉर्च मिली। उसका केसिंग मिरेकलिक रूप से इंटैक्ट था। उसने स्विच ऑन किया। एक कमजोर पीली किरण ने अंधेरे को चीर दिया। रोशनी ने एक नाइटमेयर का दृश्य दिखाया। केबिन फट गया था, बाहर स्वर्लिंग बर्फ के संपर्क में आ गया था।
सीटें अपने बोल्ट से फटी हुई थीं। सामान और पर्सनल सामान हर जगह बिखरे हुए थे, विमान के मलबे के साथ मिले हुए थे। उसने चेहरे देखे, पीले और शांत, कुछ खून से सने थे। अन्य बस चले गए थे, स्टॉर्मी अबिस में खींच लिए गए थे। सन्नाटा बहरा करने वाला था, क्योंकि यह सब कुछ एक पल में खो जाने की आवाज़ थी। 42 यात्रियों और क्रू में से केवल 19 ही बिगिनिंग इम्पैक्ट से बचे थे। अजनबियों का एक छोटा टूटा हुआ समूह अब एक साझा कैटास्ट्रोफी से बंधा हुआ था। वे फ्यूसलेज के सबसे कम क्षतिग्रस्त हिस्से में एक साथ हडल्ड थे। उनके शरीर शॉक और ठंड से कांप रहे थे। विमान में गेपिंग होल से हवा हाउलिंग कर रही थी, एक मोर्नफुल क्राई जो उनके सर्वाइवल का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। बाहर का अंधेरा इम्पेनिट्रेबल था और अंदर का सन्नाटा एक भारी कफन था। वे जिंदा थे, लेकिन वे एक मृत जानवर के पेट में फंसे हुए थे, एक अज्ञात पहाड़ पर ऊंचे सफेद के एक समुद्र से घिरे हुए थे। सन्नाटा उनकी नई वास्तविकता की आवाज थी, कंप्लीट और अटर आइसोलेशन। भोर की पहली किरण आशा नहीं लाई, यह निराशा लाई। स्वर्लिंग बर्फ से फिल्टर्ड हुई ग्रे अनफॉरगिविंग रोशनी ने उनकी जेल की पूरी हद को उजागर कर दिया। वे एक खड़ी आइसीली ढलान पर प्रिकेरियसली बैठे थे, विशाल जैगेड इंजरियों के पैनोरामा से घिरे हुए थे। सभ्यता का कोई संकेत नहीं था, कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं। बस चट्टान और बर्फ का एक एंडलेस एक्सपेंस, एक स्टेराइल सफेद रेगिस्तान, एक हमेशा ग्रे आसमान के नीचे। फ्यूसलाज उनका एकमात्र आश्रय एक टूटा हुआ खोल था। यह रिलेंटलेस हवा से न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता था, जो अपने साथ ऐसी ठंड लाती थी जो मैलेवलेंट लगती थी, एक जीवित चीज जो उन्हें जमा देने पर तुली हुई थी। बचे हुए लोगों ने अपनी इंजरियों का जायजा लिया, टूटी हुई हड्डियां, डीप लैसरेशंस, सिवियर कंकशंस। बोर्ड पर एक डॉक्टर, एलेना नाम की एक महिला, दुर्घटना में मर गई थी। एक युवा मेडिकल छात्र मुश्किल से अपने टीन्स से बाहर निकली हुई। उन्होंने मिले मीगर फर्स्ट एड किट से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने पट्टियों के लिए कपड़ों की पट्टियां फाड़ी। उसके हाथ हिल रहे थे क्योंकि उसने एक डिसलोकेटेड शोल्डर को ठीक करने की कोशिश की। हर हलचल घायल लोगों के लिए एगनी थी। पतली कोल्डी हवा की हर सांस उनकी उच्च ऊंचाई की एक दर्दनाक याद दिलाती थी, एक त्वरित रेस्क्यू की उम्मीद। अंधेरे के पहले कुछ घंटों में इतनी प्रबल सुबह की रोशनी के साथ बिखरने लगी। विशाल एम्प्टी विल्डरनेस ने एक भयानक सच्चाई चिल्लाई, कोई उनके लिए नहीं आ रहा था। बिगिनिंगी सदमे ने एक चिलिंग रियलाइजेशन को जन्म दिया। वे पूरी तरह से अकेले थे। विमान का रेडियो नष्ट हो गया था, उनके पर्सनल फोन में कोई सिग्नल नहीं था। वे एक भूत थे, एक उड़ान का एक फैंटम जो रडार से गायब हो गया था। वे एक साथ हडल्ड थे, जीवित और मरते हुए हाइपोथर्मिया को दूर भगाने के लिए बॉडी हीट साझा कर रहे थे, जो पहले से ही शुरू हो रहा था। वे अजनबी थे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अब सबसे बुरी मेमोरी मानवीय स्थितियों तक कम हो गए थे। वे भूखे थे, वे घायल थे और वे टेरिफाइड थे। सूरज आसमान में एक पीला दूर का डिस्क कोई गर्मी नहीं देता था, केवल उनकी होपलेस सिचुएशन की एक कोल्डी रोशनी। जैसे जैसे पहला दिन बीतता गया, निराशा एक टैंजिबल उपस्थिति बन गई। एक युवा जोड़े ने एक दूसरे को पकड़ लिया, चुपचाप रोते हुए। एक बूढ़ा आदमी मलबे को ब्लैंकली घूर रहा था, उसकी आंखें खाली थीं। बिगिनिंग एड्रेनलिन फीका पड़ गया था, जिससे एग्जॉशन और डर का एक क्रशिंग वेट पीछे रह गया था। एक सर्च पार्टी उन्हें आसमान से देख लेगी, ये उम्मीद हर गुजरते घंटे के साथ मर गई। बर्फ गिरती रही, धीरे धीरे उनकी मेटल टूम को दफना रही थी, उन्हें दुनिया से मिटा रही थी। वे आसमान से गिरने से बच गए थे, अपने आप में एक चमत्कार। लेकिन वे यह समझने लगे थे कि दुर्घटना उनके ऑर्डियल का अंत नहीं थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ उनका नया घर था और यह एक क्रूर और अनफॉरगिविंग लैंडलॉर्ड था। दिन एक दूसरे में घुल मिल गए, जिन्हें केवल दिन के मंद ग्रे से रात के पूर्ण काले रंग में सटल बदलावों से चिह्नित किया गया था। उनकी दुनिया बर्फ और बर्फ की एक सफेद जेल थी। ठंड एक कांस्टेंट टॉर्मेंटर थी, एक फिजिकल एंटिटी जो कभी सोती नहीं थी। रात में तापमान अनइमेजिनेबल लोज तक गिर जाता था। वे टूटे हुए फ्यूजलेज के अंदर एक साथ हडल्ड थे। उनकी सांसें हवा में क्रिस्टलाइज हो रही थीं,
उनके शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। नींद एक लग्जरी थी जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि ठंड से मरने का डर एक निरंतर नैगिंग उपस्थिति थी। हवा भेड़ियों के झुंड की तरह हाउलिंग कर रही थी। उनके सफरिंग्स का एक रिलेंटलेस साउंड ट्रैक मलबे को हिला रही थी और उनके फ्रेजाइल शेल्टर को फाड़ने की धमकी दे रही थी। भोजन उनकी सबसे तत्काल और टेरिफाइंग समस्या थी। एयरलाइन स्नैक्स और ड्रिंक्स पहले कुछ दिनों में ही खत्म हो गए थे। टाइनी अनसेटिस्फाइंग पोर्शंस में रेशन्ड किए गए थे। भूख उनके अंदर एक नॉइंग बीस्ट बन गई। उन्होंने मलबे को रिलेंटलेसली खोजा। हर खाली कंटेनर के साथ उनकी उम्मीदें डूबती जा रही थीं। बाहर का परिदृश्य कुछ भी नहीं देता था। इस हाई एल्टीट्यूड वेस्टलैंड में कोई जानवर नहीं थे, कोई पौधे नहीं थे, कोई सस्टेनेंस का स्रोत नहीं था। प्रिस्टीन सफेद बर्फ जो हर दिशा में क्षितिज तक फैली हुई थी, एक ब्यूटीफुल बट डेडली मिराज थी। इसने पानी का वादा किया, लेकिन इसने एक बैरन वॉइड छिपाया। जीवन और सस्टेनेंस से रहित एक दुनिया। इलाका अपने आप में एक फॉर्मिडेबल दुश्मन था। वे एक ट्रेचरस ग्लेशियर पर फंसे हुए थे, हिडन क्रिवेसेस से भरा हुआ था जो एक व्यक्ति को पूरा निगल सकता था। बर्फ गहरी और अनस्टेबल थी, जिससे पहाड़ से नीचे जाने के लिए किसी भी प्रयास को एक लाइफ थ्रेटनिंग गैम्बल बना दिया गया था। एवलांचेस एक निरंतर खतरा थे। उनकी दूर की गर्जना एक टेरिफाइंग रिमाइंडर थी कि पहाड़ किसी भी क्षण उन्हें अपनी पीठ से उतार सकता था। वे न केवल अपने आइसोलेशन से फंसे हुए थे, बल्कि अपने पैरों के नीचे की जमीन से भी। फ्यूजलेज की रिलेटिव सेफ्टी के बाहर हर कदम मौत के साथ एक नृत्य था, एक जोखिम जिसे कुछ ही लोग लेने को तैयार थे। साइकोलॉजिकल टोल बहुत अधिक था। एंडलेस सफेद परिदृश्य ने सेंसरी डेप्रिवेशन की भावना पैदा की, एक मोनोटनी जिसने नसों को फ्रेड किया और एक गहरी प्रोफाउंड होपलेसनेस को जन्म दिया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भड़क उठा। एक मिसप्लेस्ड दस्ताना, पिघली हुई बर्फ का एक एक्स्ट्रा SIP। सर्वाइवल की बिगिनिंग एकता इमेंस प्रेशर के तहत टूटने लगी। कुछ एक कैटाटोनिक साइलेंस में पीछे हट गए, उनकी सोलें टूट गईं। अन्य एक डेस्परेट लगभग मैनिक ऑप्टिमिज्म से चिपके रहे। वे बिना सलाखों वाली जेल में कैदी थे। एक क्रूअल ट्विस्ट ऑफ फेट द्वारा एक इंडेफिनिट टर्म की सजा सुनाई गई थी। सफेद जेल सिर्फ पहाड़ नहीं थी, यह उनके दिमाग की स्थिति थी। जैसे ही निराशा उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी, आशा की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। ये आसमान से नहीं, बल्कि अंदर से आई। जूलियन टूटी हुई बांह वाला भूविज्ञानी हार मानने को तैयार नहीं था। अपने दर्द के बावजूद वह समूह का अनिच्छुक लीडर बन गया। उनका वैज्ञानिक दिमाग, आप जानते हैं, निरीक्षण और विश्लेषण करने का आदि, केवल समस्याएं ही नहीं बल्कि संभावित समाधान भी देखने लगा। उन्होंने बचे हुए लोगों को ऑर्गेनाइज्ड किया, उन्हें उद्देश्य की भावना देने के लिए छोटे छोटे काम सौंपे। उन्होंने एक सख्त रूटीन पर जोर दिया। पानी के लिए बर्फ पिघलाओ, आश्रय को मजबूत करो, इंजर्डों की देखभाल करो। ये स्ट्रक्चर एनक्रोचिंग केओस और होपलेसनेस के खिलाफ एक फ्रेजाइल डिफेंस था। चमत्कार छोटे, लगभग इम्परसेप्टिबल तरीकों से हुए। एक युवा महिला ने खोजा कि प्लेन के सीट कुशन जमे हुए धातु के फर्श के खिलाफ सरप्राइजिंगली इफेक्टिव इंसुलेशन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने केबिन की दीवारों से वायरिंग निकाली और इसका इस्तेमाल फ्यूजलेज के ढीले टुकड़ों को बांधने के लिए किया। पनिशिंग विंड्स के खिलाफ अपने आश्रय को मजबूत किया। उन्हें मृत लोगों की जेबों में कुछ लाइटर मिले, एक कीमती उपहार जिसने उन्हें बुकों के पन्नों और अपहोल्स्ट्री के टुकड़ों का उपयोग करके एक छोटी धुएं वाली आग जलाने की अनुमति दी। ये छोटी सी लॉ केवल गर्मी का स्रोत नहीं थी, ये उनके डिफायंस का प्रतीक थी। विशाल मृत परिदृश्य में जीवन की एक फ्लिकरिंग बीकन। रोजमर्रा की लड़ाई ग्रूलिंग थी। हर दिन सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई थी। सभी को पीने के लिए पर्याप्त बर्फ पिघलाने का साधारण कार्य घंटों के पेनस्टेकिंग एफर्ट लेता था। मलबे में खाने योग्य कुछ भी खोजने के लिए हर दिन निराशा का एक अनुष्ठान बन गया। फिर भी उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। जब एक व्यक्ति की आत्मा डगमगाती थी तो दूसरा प्रोत्साहन का एक शब्द देता था। उस दुनिया की एक साझा स्मृति जिसे उन्होंने खो दिया था, भविष्य का एक वादा जिसे वे अभी भी देखना चाहते थे। वे एक परिवार बन गए, ट्रॉमा और जीने की एक साझा डेस्परेट इच्छा से बंधे हुए। उन्होंने आसमान को पढ़ना सीखा, मौसम का अनुमान लगाना सीखा, पहाड़ के मूड को समझना सीखा
मानवीय इच्छा शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स साबित हुई। यह एक शक्ति थी जिसे मापा या रेशन नहीं किया जा सकता था, लेकिन यही वह थी जिसने उन्हें जारी रखा। उन्होंने अपने घर वापस अपने जीवन की कहानियां सुनाई, उन लोगों की जो उनका इंतजार कर रहे थे। ये कहानियां एक लाइफ लाइन थी, एक ऐसी दुनिया से कनेक्शन जिसे वे फिर से शामिल होने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे एंड्योर कर सकते हैं। रेस्क्यू की उम्मीद फीकी पड़ गई थी, उसकी जगह एक ग्रिटियर, अधिक रेजिलिएंट उम्मीद ने ले ली थी। यह उम्मीद कि वे खुद को बचा सकते हैं। अंधेरे में चिंगारी उनकी अपनी आत्मा थी, ठंड, भूख और निराशा से बुझने से इनकार कर रही थी। दिन, आप जानते हैं, हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और महीने 13 साल के इस असंभव दौर में। उनके सर्वाइवल की कहानी, खैर, यह मानवीय इंजेन्युइटी और सिर्फ ग्रिम परसिवियरेंस का एक महाकाव्य बन गई। 19 लोगों का बिगिनिंग की समूह धीरे धीरे कम होता गया। कुछ दुख की बात है, उन पहले कुछ हफ्तों में अपनी इंजरियों के कारण मर गए। अन्य पहाड़ में खो गए, बीमारी से, दुर्घटनाओं से, या बस धीमी बढ़ती निराशा से। हर नुकसान एक विनाशकारी झटका था, बचे हुए लोगों की सामूहिक आत्मा पर एक फ्रेश वूंड। उन्होंने हर गुजरने वाले को एक साधारण शांत अनुष्ठान के साथ चिह्नित किया, गिरे हुए लोगों से एक वादा कि उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। उस पहले साल के अंत तक केवल 7 बचे थे। भोजन, ईमानदारी से एक निरंतर और क्रूर चुनौती थी। मलबे से सब कुछ खाने योग्य खाने के बाद उन्हें एक अनथिंकेबल चॉइस करने के लिए मजबूर किया गया। इस निर्णय ने उन्हें अपने शेष जीवन के लिए परेशान किया। एक गहरा रहस्य जिसे उन्होंने अपनी हड्डियों के मज्जा में गहराई से ठीक वहीं छिपाया हुआ था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन्होंने शिकार करना सीखा। हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट पूरी तरह से बंजर नहीं था, मानिए या नहीं। उन्होंने इन हार्डी माउंटेन गोट्स को खोजा, एल्यूसिव, ट्रैक करना मुश्किल। उन्होंने मलबे से प्रिमिटिव हथियार बनाए, शार्पेंड मेटल से भाले, तारों से जाल। हर सफल शिकार एक मॉन्यूमेंटल जीत थी, एक दावत जिसने न केवल कैलोरी प्रदान की बल्कि अपनी नियति पर एजेंसी की एक नई भावना भी प्रदान की। उन्होंने सीखा कि कौन से लिकेंस और मॉसेस खाने के लिए सुरक्षित थे, एक मीगर लेकिन वाइटल सप्लीमेंट। आश्रय और पानी वे वर्षों के ट्रायल एंड एरर के माध्यम से परिष्कृत किए गए थे। उन्होंने फ्यूजलाज को पैक्ड स्नो और आइस से मजबूत किया, एक आइग्लू लाइक स्ट्रक्चर बनाया जो ओरिजिनल रैकेज की तुलना में बहुत अधिक इंसुलेटेड था। उन्होंने वीक सनलाइट को पकड़ने के लिए सैल्वेज्ड मेटल शीट्स का उपयोग करके बड़ी मात्रा में बर्फ को कुशलतापूर्वक पिघलाने के लिए एक सिस्टम विकसित किया। जूलियन अपने जियोलॉजिकल नॉलेज के साथ उन्हें सबसे खतरनाक एवलांच प्रोन स्लोप्स से दूर ले गए। वे वास्तव में पहाड़ के सच्चे निवासी बन गए। उनके शरीर और दिमाग एक्सट्रीम एल्टीट्यूड और हार्श कंडीशंस के अनुकूल हो गए। वे अब सिर्फ सर्वाइवर्स नहीं थे, वे बर्फ के निवासी थे। लीडरशिप महत्वपूर्ण था। जूलियन उनके एंकर बने रहे। उनका शांत और लॉजिक संगत दृष्टिकोण एक स्थिर बल था, लेकिन लीडरशिप साझा किया गया था। मारिया नाम की एक महिला, एक फॉर्मर बोटनिस्ट, पहाड़ के स्पार्स फ्लोरा की उनकी विशेषज्ञ बन गई। लियो नाम का एक युवा व्यक्ति उनका सबसे कुशल शिकारी बन गया। उन्होंने अपनी खुद की रूल्स और रोल्स के साथ एक छोटा कसकर बुना हुआ समाज बनाया। उन्होंने विमान के मेटल हल के एक टुकड़े में नॉचेस काटकर वर्षों के बीतने को चिह्नित किया। उन्होंने ब्रूटल ब्लिजर्ड्स और ब्रीफ कोल्ड समर्स के मौसमों का सामना किया। उन्होंने बीमारी, चोट और अपने आइसोलेशन के क्रशिंग साइकोलॉजिकल वेट के माध्यम से परसिवियर किया। उनकी जीने की इच्छा उनके बीच एक पवित्र लौ की तरह गुजरी। 13 साल बाद दुनिया फ्लाइट 714 को बहुत पहले ही भूल चुकी थी। कुछ फलहीन महीनों के बाद ही खोज बंद कर दी गई थी। यात्रियों और क्रू को मृत घोषित कर दिया गया था। उनके नाम स्मारकों पर उकेरे गए थे। वे केवल अपने प्रियजनों की मेमोरियों में मौजूद थे, एक त्रासदी के भूत जो सुर्खियों से फीके पड़ गए थे। पहाड़, खैर, उसने अपना रहस्य बहुत अच्छी तरह से रखा था, लेकिन 7 बचे हुए लोगों के लिए उनकी सफेद जेल से परे की दुनिया उनके दिमाग में एक निरंतर उपस्थिति थी।
वे इसके बारे में बात करते थे, इसके सपने देखते थे और इसे इतनी तीव्रता से चाहते थे कि वह कभी कम नहीं हुई। वे एक संदेश भेजना चाहते थे, शून्य में एक गूंज, ताकि दुनिया को पता चले कि वे अभी भी जिंदा हैं। एक अंतिम डेस्परेट एक्सपीडिशन का विचार वर्षों से बहस में था। यह ईमानदारी से एक आत्महत्या मिशन था। फ्यूसलॉज की रिलेटिव सेफ्टी को छोड़ना और ट्रेचरस पहाड़ से नीचे उतरने का प्रयास करना इम्पॉसिबली लॉन्ग ऑड्स के साथ एक जुआ था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, वे मजबूत और समझदार होते गए। उन्होंने आसपास के ग्लेशियर्स का नक्शा बनाया था, मौसम के पैटर्न का अध्ययन किया था और सूखे मांस का एक छोटा सा भंडार बनाया था। लियो शिकारी और जूलियन लीडर को मिशन के लिए चुना गया था। वे सबसे मजबूत और सबसे जानकार थे। उन्होंने सीट फ्रेम से स्नो शूज और इंसुलेशन से थर्मल कंबल बनाए। वे केवल एक चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे एक का निर्माण कर रहे थे। उनके प्रस्थान एक गंभीर भावनात्मक मामला था। पीछे बचे 5 लोगों ने देखा कि 2 आकृतियां सफेद के विशाल विस्तार के खिलाफ छोटी और छोटी होती जा रही थी, जब तक कि वे अंततः क्षितिज में समा नहीं गई। 10 दिनों तक कोई खबर नहीं थी। कैंप में 5 लोग केवल इंतजार कर सकते थे। उनकी उम्मीद एक फ्रैजाइल धागा थी जो टूटने के कगार पर थी। इस बीच लियो और जूलियन ने एक नरक यात्रा सहन की। उन्होंने ट्रेचरस आइस फॉल्स को पार किया, एक हेस्टिली डग स्नो केव में एक ब्लिजर्ड से बचे और अपने मीगर भोजन की आपूर्ति को रेशंड किया। वे कैंप में अपने दोस्तों के चेहरों और उन फैमिलियों से प्रेरित थे जिन्हें उन्होंने 1 दशक से अधिक समय से नहीं देखा था। 11वें दिन थके हुए और ढाने के कगार पर वे एक दूरस्थ सीजनल लॉगिंग कैंप में ठोकर खाकर पहुंचे। उन्हें खोजने वाले अकेले लकड़हारे ने 2 दुबले पतले आकृतियों को अविश्वसनीय रूप से देखा। उनके चेहरे अपनी उम्र से परे वेदर्ड और एज्ड थे। उनके कपड़े एयरलाइन फैब्रिक और एनिमल स्किन्स का एक पैच वर्क थे। उनकी कहानी अविश्वसनीय थी, एक भूले हुए समय की कहानी। जब जूलियन ने शब्द कहे, हम उस विमान से हैं जो 13 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लकड़हारे के अधिकारियों को रेडियो कॉल ने पूरी दुनिया में एक शॉकवेव भेज दी। एक गूंज 13 साल पहले शून्य में भेजी गई। आखिरकार उसे अपना जवाब मिल गया था। दुनिया स्तब्ध होने वाली थी। रेस्क्यू मिशन, खैर, ये एक ग्लोबल मीडिया इवेंट था। हेलीकॉप्टर जो कभी असफल आशा का प्रतीक थे, अब माउंटेनों के ऊपर आसमान में मन फेरा रहे थे। दुनिया ने सांस रोके हुए देखा जैसे ही पहली तस्वीरें ब्रॉडकास्ट की गईं। आधे बेरिड फ्यूसलाज का दृश्य, एक खोए हुए युग का अवशेष, काफी चौंकाने वाला था। लेकिन फिर पहले सर्वाइवर को हेलीकॉप्टर में ऊपर खींच लिया गया। एक महिला, उसका चेहरा डिसबिलीफ और ओवरवेलमिंग इमोशन का मुखौटा था। उसने उस सफेद जेल को नीचे देखा जिसे वह आखिरकार छोड़ रही थी। सिनेमैटिक क्वालिटी अनडिनाइबल थी। यह रिजरेक्शन का एक दृश्य था, जीवन की एक लंबी कोल्डी मौत पर जीत का। दुनिया जिसने उनके लिए शोक मनाया था और उन्हें भूल गई थी, अब उनकी असंभव वापसी का जश्न मना रही थी। जब हेलीकॉप्टर उतरे, शेष 5 सर्वाइवर्स को सभ्यता में वापस लाए, तो दृश्य शुद्ध अनअडल्टरेटेड इमोशन था। अन्य लोगों को पहली बार देखना, हरे पेड़ों को, एक ऐसी दुनिया को जो बर्फ से ढकी नहीं थी, ओवरवेलमिंग था। उन्होंने ठोस जमीन पर अपने पहले कदम उठाए। उनके पैर अनस्टेडी थे। उन्हें क्यूरियोसिटीज के रूप में नहीं, बल्कि हीरोज के रूप में मिले। मेडिकल कर्मी उनकी ओर दौड़े, लेकिन उन्हें मानवीय संपर्क की लालसा थी। अपने फैमिलियों के साथ पुनर्मिलन एक प्रोफाउंड, हार्ट रेंचिंग सुंदरता का क्षण था। जो बच्चे शिशु थे, वे अब किशोर थे। जीवन साथी ने दोबारा शादी कर ली थी। माता पिता दुख में बूढ़े हो गए थे। 13 साल का खोया हुआ समय एक ही आंसू भरी गले लगाने में सिमट गया। उनके सिस्टम को सदमा बहुत बड़ा था, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से। शोर, रंग, आधुनिक दुनिया की गति एक सेंसरी असॉल्ट थी। भोजन विदेशी और ओवरवेलमिंगली रिच लगता था। उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीना फिर से सीखना पड़ा जो उनके बिना आगे बढ़ चुकी थी। मीडिया का उन्माद रिलेंटलेस था, लेकिन उन्हें उनके फैमिलियों और एक ऐसी दुनिया ने ढाल दिया था जो उनकी कहानी से औवे में थी। वे भूत थे जो जीवित लोगों की भूमि पर लौट आए थे, और उनकी उपस्थिति एक चमत्कार था जिसने सभी तर्क और अपेक्षाओं को धता बता दिया था। वे इस बात का विक्ट्रिया जागता प्रमाण थे
कि मानवीय भावना अविश्वसनीय को सहन कर सकती है। उनकी पहली रात वापस एक मुलायम बिस्तर में नहीं बिताई गई थी। वे बस आधुनिक घर की खामोशी या गर्मी को सहन नहीं कर सके। वे एक साथ इकट्ठा हुए, वे 7 लोग, और एक कमरे के फर्श पर सोए, एक साथ हडल्ड जैसे उन्होंने 13 साल तक किया था। यह एकमात्र तरीका था जिससे वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। वे जीवन में लौट आए थे, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा उस पहाड़ पर रहेगा, उस सफेद जेल में जो उनका घर और उनका क्रूसिबल था। वे बर्फ से बच गए थे, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, खुद जीवन से बचना, और वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा उसकी याद। फ्लाइट 714 की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है। यह मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य शक्ति का एक टेस्टमेंट है। यह एक स्टार्क और ब्रूटल रिमाइंडर है कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है, कंफर्ट, सेफ्टी और सोसाइटी, तो हमारे अस्तित्व का मूल लड़ने, एंड्योर करने और जीने की ये इंस्टिंक्ट है। लौटने वाले 7 लोग वही लोग नहीं थे जिन्होंने उस विमान में सवार हुए थे। वे क्रूसिबल ऑफ आइस में गढ़े गए थे। उनकी सोलें हार्डशिप और लॉस से टेम्पर्ड हुई थीं। उन्होंने अपने 13 साल के ऑर्डियल के निशान, दृश्य और अदृश्य, दोनों उठाए थे। लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने जीवन की प्रेशियसनेस की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग भी उठाई थी। अंधेरे के दिल में यह यात्रा ने मानवता के सबसे अच्छे और सबसे बुरे को उजागर किया। इसने दिखाया कि विनियर ऑफ सिविलाइजेशन कितनी जल्दी गिर सकता है, लेकिन यह भी दिखाया कि उसकी जगह कुछ और फंडामेंटल और पावरफुल कैसे उठ सकता है। कम्युनिटी, सैक्रिफाइस और अगले सूर्योदय को देखने का एक शेयर्ड डिटर्मिनेशन। उनके अतीत के मलबे से उपकरण बनाने, भोजन खोजने और आश्रय बनाने में उनकी इंजेन्युइटी एडेप्टेशन का एक मास्टर क्लास थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रचना वह आशा थी जिसे उन्होंने एब्सोल्यूट होपलेसनेस के सामने पाला था। उन्होंने साबित किया कि मानव शरीर इनक्रेडिबल हार्डशिप को सहन कर सकता है, लेकिन तभी जब दिमाग सरेंडर करने से इनकार करता है। जीवन दूसरा मौका देता है, लेकिन वे शायद ही कभी फ्रीली दी जाते हैं। वे कमाए जाते हैं, उनके लिए लड़ा जाता है। बर्फ के सर्वाइवर्स ने बचाए जाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 13 साल तक हर एक दिन अपनी सैल्वेशन के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अबिस का सामना किया और एक और कदम उठाने, एक और सांस लेने, एक और दिन तक टिके रहने का चोजन किया। उनकी जीत सिर्फ प्रकृति पर, ठंड और पहाड़ पर नहीं थी। यह उनके अपने डर, उनकी अपनी निराशा और उनकी परिस्थितियों के क्रशिंग वेट पर एक जीत थी। उन्होंने जीवन को चुना, बार बार, एक ऐसी जगह पर जिसने केवल मौत की पेशकश की। उनकी विरासत एक शक्तिशाली और अनसेटलिंग सवाल है जो हमारे अपने आरामदायक जीवन के शांत क्षणों में इकोता है। यह हमें अंदर देखने के लिए मजबूर करता है, हमारी अपनी आत्मा की ताकत का आकलन करने के लिए। हम उनकी कहानी एक स्क्रीन पर देखते हैं, हम इसे एक किताब में पढ़ते हैं और हम उनके ऑर्डियल की एक फ्लिकर महसूस करते हैं। लेकिन सवाल बना रहता है, कहानी खत्म होने के बाद भी हवा में लटका हुआ है। ऐसी अटर डेसोलेशन, ऐसी प्रोफाउंड आइसोलेशन और ऐसी सीमिंगली होपलेस फेट का सामना करने पर क्या आप बच सकते हैं? क्या आप एंड्योर कर सकते हैं? क्या आप ऐसी परिस्थितियों में एक दिन भी बच सकते हैं? अकेले 13 साल? आपके अपने जीने की इच्छा के मूल में क्या है?